हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 उसका पार्ट 6 करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंदर हम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज इस पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो बच्चों जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम पॉजिटिव यानी कि गुड इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी यानी कि जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया को देखने पड़ा वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पाँच सात पॉइंट्स है दोनों में, जल्दी से हम उसको कवर कर लेते हैं और इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन जीडीपी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक देख के आओ, तभी पार्ट ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा था कि वाई वी नीड टू अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो जो वाई है ना, वाई वो ही अब हम पॉजिटिव इफेक्ट में लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि जीडीपी हमारा बहुत कम हो रहा था, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंक्रीज इन जीडीपी। याद रखना 5.6% से 8.2% हमारा जीडीपी इंक्रीज हुआ था। हमने पार्ट 1 वाई वाली वीडियो में देखा था हमारे पास बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कुछ भी नहीं है, बोरोइंग्स है। फिस्कल डेफिसिट्स का मतलब होता है बोरोइंग्स, ये बात आप याद रखना। ठीक है, पहले हमारा 8.5% ऑफ जीडीपी हम बोरो कर रहे थे, यानी अगर मान लो 100 रुपये हमारा जीडीपी है तो 8.5 रुपये हमारी उधारी थी, लेकिन अब वो 8.5 रुपये से घटकर 5 रुपये पे हो गई। ठीक है, ये डेटा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये डेटा आपको हेल्प करेगा कि आप कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर पाओ। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब और कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है। जैसे क्या हुआ, जैसे हमने हमारी इकोनॉमी को खोला, बाहर के लोग इंडिया में आकर इन्वेस्ट करने लगे, है ना, हमारे एसेट्स को वो खरीदने लगे, तो क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया क्योंकि बाहर के लोग अब इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है ना, इंडिया में आके बिजनेसेस को इस्टेब्लिश कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए थ्रू एफआईआई एंड एफडीआई। मैंने पिछले वीडियो में एफआईआई एंड एफडीआई के बीच का डिफरेंस समझाया था, आप पॉज करो इस वीडियो को और पार्ट 5 देख के आओ, जिससे आपको ये पॉइंट भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो बोरोइंग्स है ना, वो कम हो रही थी, हमारा जो क्रेडिट है वो कम हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे जीडीपी बढ़ रहा था। ठीक है ना, तो हमको क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, जो महंगाई है ना वो कंट्रोल हो गई। अब जो चीज़ें महंगी हैं वो महंगी नहीं होती जा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आया, जिसमें प्रोडक्ट्स सही दाम में मार्केट में अवेलेबल होना चालू हो गए। ठीक है, एलपीजी का इम्पैक्ट और क्या आया, फिफ्थ पॉइंट में एफिशिएंसी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस करने लगे, बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में आने लगे। तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि अभी तो आप अपने स्कूल में हो, अभी तो आप अपने स्कूल के अंदर हो, जब आप दूसरी स्कूल में जाओगे, जब आप जैसे मान लो ओलंपियाड्स होते हैं, तो जो आपकी क्लास का टॉपर बच्चा है ना, उसका कंपटीशन किससे होगा, दूसरी क्लास के टॉपर बच्चे से। तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा कि नहीं यार मेरी क्लास ही नहीं आई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनके साथ मेरा कंपटीशन है। तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फोकस क्या रहेगा कि यार उससे अच्छी क्वालिटी मैं बनाऊंगा, है ना, मेरी क्वालिटी सुप्रीम होनी चाहिए। तो क्या हुआ, क्वालिटी इंक्रीज हुई, किसकी, गुड्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या इंक्रीज हुई, क्वालिटी इंक्रीज हुई। और क्योंकि बहुत सारी फॉरेन ब्रांड्स इंडिया के अंदर आई, तो क्या हुआ, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। पहले मान लो राइस है,
राइस हम सिर्फ एक तरीके के राइस खाते थे, सिर्फ एक वैरायटी के राइस खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही फॉरेन कंपनीज फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आने लग गई, अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, पहले हम सिर्फ एक शैम्पू ब्रांड को यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर की ब्रांड्स अंदर आई, अब हमारे पास 50 शैम्पू ब्रांड्स है। ठीक है, 50 ब्रांड्स है तो कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन है तो एक दूसरे ब्रांड्स कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे को, है ना, ओवरटेक कर लें। तो ओवरटेक करने में क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर होगा। ठीक है, 6 पॉइंट है राइज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको राइज अप मिला, उसको इंक्रीज मिला। कैसे? क्योंकि हमारे आईटी सेक्टर ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रखी थी। ठीक है, जैसे कि आज हम जानते हैं बेंगलोर हमारा आईटी हब बोला जाता है। ठीक है, आईटी हब बोला जाता है। तो क्या हुआ, उस समय पे आईटी सेक्टर बहुत ग्रोथ किया और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डेवलप हुई। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग आके इंडिया में काम कर रहे थे। ठीक है, तो बाहर वालों का ज्ञान भी तो हमको मिलेगा, बाहर वालों के काम करने का तरीका भी तो हमको पता चलेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या हुआ, इनोवेशन इंडिया में आया। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाने लगे। ठीक है ना, हम प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने लगे। ठीक है, जैसे कि मान लो शर्ट है। ठीक है, शर्ट है, अब शर्ट की क्या हुआ, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे शर्ट है तो पहले एक ब्रांड शर्ट को बेच रही थी, एक ब्रांड शर्ट को बेच रही थी, तो शर्ट में क्या होने लगा कि स्लीव्स में थोड़ी सी टाइट रहने लग गई, स्लीव्स टाइट होने लग गई। ठीक है ना, कलर फेड होने लग गया, कलर फेड होने लग गया। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाया, जैसे हमने टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लगाया, तो क्या हुआ, ब्रांड्स को ये पता चला कि यार लोगों को ये दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट को क्या किया, हमने प्रोडक्ट को क्या किया, एनहेंस किया। प्रोडक्ट को क्या किया, एनहेंस किया। प्रोडक्ट एनहेंस कैसे किया, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है ना, हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दी। ठीक है ना, हमने बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट किया कि जैसे कैसे प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जब हुई, जब टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इंडिया में आया, और वो कैसे आया, इकोनॉमी को खोलने के द्वारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। अब हम देखने वाले हैं कि इनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे थे। अगर हम सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और इसलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो 2 to 3% ग्रोथ थी। ठीक है ना, अब जो पहले हम सब्सिडीज़ दे रहे थे फार्मर्स को, सब्सिडीज़ हमने ले ली। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो ध्यान था वो सर्विस सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे चला गया। ठीक है ना, हम अब एग्रीकल्चर पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है ना इसके अंदर। तो क्या गवर्नमेंट ने इग्नोर किया इन्वेस्ट करना, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कट करी। अब क्या हुआ, जैसे ही ग्रेन्स की और नेसेसिटी आइटम्स की इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई ना, तो क्या हुआ, इंडियन कंज्यूमर वही अनाज, वही राइस फॉरेन ब्रांड का खाने लग गया। तो हम क्या करने लगे कि जो ग्रेन है वो बाहर से मंगाने लगे, और ग्रेन बाहर से मंगाने के कारण क्या हुआ, वो चीप आया क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम हो गई थी। ठीक है, तो जो इंडिया में जो फार्मर्स ग्रेन उगा रहे थे, अनाज उगा रहे थे, उनको अब दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब फार्मर का जो मकसद हो गया वो कैश क्रॉप उगाना हो गया, क्योंकि उसको इनकम चाहिए थी। ठीक है, अब सब्सिस्टेंस के लिए वो नहीं करते थे। ठीक है ना, खुद के लिए वो ग्रो नहीं करते थे क्रॉप्स को, लेकिन वो कैश क्रॉप करने लग गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, सब्सिस्टेंस में थोड़ी कमी आने लग गई। ठीक है, उनके फूड ग्रेन्स में थोड़ी दिक्कत आने लग गई। ठीक है, उनको प्रॉब्लम हुई। तो सबसे मेन चीज़ है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, हमने अभी बात करके आए हैं हम कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हुई, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ थी। ये टर्म आपके एंड तक साथ रहेगा, जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जॉब्स कम हो रही थी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी से ह्यूमन को टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अब एक व्यक्ति मशीन्स पे पहले खुद हाथों से वीविंग होती थी, है ना, हाथों से हम सारा काम करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि अब हमको जहाँ पे एक काम को 10 लोग करते थे, अब एक व्यक्ति के साथ एक अगर मशीन दे दो तो वो 10 लोगों का काम कर सकता है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो रही थी लेकिन जॉब्स कम हो रही थी। जैसे कि अभी देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में क्या हो रहा है, जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई हैं, ठीक है ना,
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भी बहुत सारे है ना एआई मॉडल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति की जॉब को खा रहे हैं, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ एक रीज़न था, है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट का। थर्ड है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ना थोड़ा सा स्लो डाउन होना चालू कर गया। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज जैसा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है ना, इंडियन गुड्स की डिमांड हमारे पास कम होने लग गई, ठीक है। अब जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर अपना माल तो बेच रही है, लेकिन उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो इंडियन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई। हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ठीक है, थी, हम बाहर से सीख रहे थे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो फॉरेनर्स के पास थी, ठीक है। इंडिया को बहुत ज़्यादा सीरियस कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। इंडियंस को कंपटीशन सहना पड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर का कंपटीशन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा था, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स को पहले इंडिया ओपन नहीं करने देती थी, लेकिन अब क्या हुआ, फॉरेन मार्केट्स के लिए ओपन हुए, तो कंपटीशन बहुत सहना पड़ा, ठीक है। अब मानो एकदम से आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, और एकदम से मैं आपको ओलंपियाड में बैठा दूँ, तो आपके लिए मुश्किल होगा ना, क्योंकि आप चैलेंज जो आप कंपटीशन है अब आपका, वो आपका वाइड लेवल ऑफ कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया, हर एक फैक्टर्स को समझना, उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, नॉन टैरिफ बैरियर इंक्रीज हो गए। क्या हुआ, नॉन टैरिफ बैरियर, यानी कि अब टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन और चीज़ों को कंसिडर करेंगे, यानी कि आपकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम माल नहीं मंगाएंगे, ठीक है। ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गए। और मेनली जो यूएसए था ना, वो ऐसा काम करता था कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है गुड्स की, हम रिजेक्ट कर लेंगे, हमारे हिसाब से नहीं है प्रोडक्ट, हम रिजेक्ट कर लेंगे, हमारी ग्रेडिंग पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यूएसए के द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए। फोर्थ है लोअर टैक्स रेट्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट को तो कम कर दिया, लेकिन उससे रेवेन्यू भी तो कम हो गया, क्योंकि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो रेवेन्यू भी कम हो गया, तो ये दिक्कत सहने को पड़ी। फिफ्थ, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे आप अपने पूरे ध्यान को लेकर आओ, इसमें लिख रखा है लॉपसाइडेड ग्रोथ। लॉपसाइडेड ग्रोथ यानी कि हर एक सेक्टर्स वो ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं थे, हर सेक्टर्स उस ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं थे। क्या देखने को पड़ा, हमको क्या देखने को मिला, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म एंड सोशल ड्यूअलिज्म। इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म, यानी कि डिफरेंस हो गया ट्रेडिशनल सेक्टर में एंड मॉडर्न सेक्टर में, यानी कि रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन एरियाज़ में। अब अर्बन एरियाज़ वाले सोचने लग गए कि हम मॉडर्न हैं, और जो रूरल एरियाज़ वाले सोचने लग गए कि हम ट्रेडिशनल हैं, हम पुराने ज़माने वाले लोग हैं। तो क्या हुआ, एक इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म आ गया, ठीक है ना, और एक सोशल ड्यूअलिज्म आ गया, है ना, यानी कि डुअलिटी, जैसे बोलते हैं ना डुअल पर्सनैलिटी, वैसे हो गया सोशल डुअलिज्म, यानी कि उन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप हो गया, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि अर्बन सेक्टर वाले, और उनके पास जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, यानी कि रूरल सेक्टर वाले, यानी कि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कल्चर डेवलप होने लग गया कि हम उधार मांगकर स्पेंड करेंगे, कल्चर ऑफ बोरोइंग इंक्रीज्ड फॉर स्पेंडिंग, यानी अब हम क्या करने लगे, इंडियंस क्या करने लगे कि पैसा उधार पर लेकर अपने नेसेसरी आइटम्स को खरीदने लग गए, यानी कि आप समझ सकते हो क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर एक, है ना, एक माइंडसेट के साथ किया जाए तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। कल्चर ऑफ बोरोइंग फॉर स्पेंडिंग इंक्रीज्ड, यानी कि हैबिट लोगों में बन गई कि अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो क्या होगा, हम खुश रहेंगे, हैप्पीनेस होगी, ठीक है। ये माइंडसेट डेवलप होने लग गया कि हम बोरोइंग करके खर्च करेंगे, उधार लेकर खर्च करेंगे, और जितना हम खर्च करेंगे उतना वो हमको खुशी देगा, हमको हैप्पीनेस देगा, ठीक है बच्चों। तो ये था नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं, हमने पॉजिटिव भी कर लिया है, नेगेटिव भी कर लिया है, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसे लग रही है। कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछो, आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, MCQ आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पढ़ाता हूँ वही MCQs में आपसे पूछता हूँ, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा ह्यूमन कैपिटल। हम एक ब्रांड न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।